Good morning, dear students. This is the seventh part of the globalization and Indian economy. In our previous lecture, we had discussed about the steps to attract foreign investment. इसमें the government has set up the special economic zone to attract more and more foreign investment. तो इसके लिए government has also allowed flexibility in labor laws to attract foreign investment. जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज गवर्नमेंट ने अलाउ किया है टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, उसका असर वर्कर्स के ऊपर क्या है? लेट अस डिस्कस दिस. मीन्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ऑन वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. सो बिफोर आई स्टार्ट the impact of globalization in India on workers, let me tell you a story. एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ. एक लेडी थी सुशीला, 35 ईयर्स ओल्ड. वो दिल्ली में रहती थी और एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम करती थी एज अ परमानेंट वर्कर. जब वो एज अ परमानेंट वर्कर काम करती थी तो सैलरी भी अच्छी थी. सैलरी छोड़ के और भी जो फैसिलिटीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम अगर करती थी तो फिर डबल रेट में उसको पेमेंट भी होता था. देन पेड लीव उनको मिलती थी. देन मेडिकल लीव, जो अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का आपने पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Organized sector में the people those who are working in the organized sector, they are enjoying various facilities. तो वो क्या है facilities में? वो proper wage, then medical insurance, provident fund, overtime, paid leave, medical leave, ये सब कुछ मिलते हैं. सिमिलरली सुशीला जब काम करती थी एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में एज अ परमानेंट वर्कर, तो सभी फैसिलिटीज सुशीला को मिलती थी और वो घर के पास ही किसी फैक्ट्री में काम करती थी. तो काम के साथ साथ फैमिली का देखभाल भी वो करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. इट वॉज अ गुड टाइम फॉर सुशीला. बट 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी ओपन हो गई है, उस टाइम सुशीला जिस गारमेंट कंपनी में काम करती थी इंडस्ट्री में, वो दैट कंपनी डिड नॉट compete with the foreign company, was unable to compete with the foreign competition, and as a result the company has to close its production. कंपनी का शटडाउन हो गया था, फैक्ट्री क्लोज हो गई थी क्योंकि द फैक्ट्री वाज नॉट एबल, द कंपनी वाज नॉट एबल टू compete with the foreign competition. उससे क्या हुआ, जितने भी लोग उसमें काम करते थे लाइक सुशीला, सभी फिर अनएम्प्लॉयड हो गए. बट she needs a job very desperately. तो आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, बहुत ढूंढने के बाद 6 months के बाद सुशीला को एक काम मिला था, एंड दैट टू 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर होम. तो वो, बट नाउ शी इज वर्किंग एज अ टेम्पररी, एज एन टेम्पररी वर्कर, नॉट अ परमानेंट वर्कर, एज अ टेम्पररी वर्कर. जब वो एज अ टेम्पररी वर्कर्स काम कर रही है, देन शी इज नॉट एंजॉइंग ऑल द फैसिलिटीज विच शी वॉज एंजॉइंग अर्लियर. जब वो एज अ परमानेंट एम्प्लॉय काम करती थी उस टाइम जो जो फैसिलिटीज उसको मिलती थी, अभी जब टेम्पररी काम एज अ टेम्पररी वर्कर शी इज वर्किंग, तो वो फैसिलिटीज उसको नहीं मिलती हैं. वेज में हाफ वेज मिलते हैं, वर्किंग आवर भी लॉन्ग है. उसके बाद फिर नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटीज पड़ती हैं. जिस दिन काम पे वो जाती है फिर वेज मिलती हैं, जिस दिन नहीं जाती है उस दिन उसको वेज भी नहीं मिलते हैं. कोई मेडिकल लीव नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है. तो एंड अर्ली मॉर्निंग में 7:30 ट्रैवल करके जाना पड़ता है, और जब लौटती है लगभग 10 बजे घर लौटती है. तो जो फैमिली का देखभाल पहले वो करती थी वो नहीं कर पाती है. सो दिस इज द डिफरेंस. द वर्कर्स दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. जो टेम्पररी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उसमें कोई भी फैसिलिटीज वर्कर्स के हक में नहीं होता है. वो कोई भी जो फैसिलिटीज वर्कर्स को नहीं मिलती है.
बट एज अ परमानेंट जब वो काम करती थी सभी फैसिलिटीज उनको मिलती थी। तो इसलिए जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी आई, गवर्नमेंट ने जब लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी लाए कि द कंपनीज कैन नाउ हायर, वो किराए पे ले सकते हैं, रेंट मतलब हायर कर सकते हैं फॉर फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ मंथ्स के लिए ले सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं। तब क्या होता है, नो जॉब सिक्योरिटी, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कभी भी उसका काम जा सकता है। सेकेंड क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वर्क काम के लिए डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी एक्सप्लॉयट करते हैं। एक्सप्लॉयट कैसे करते हैं, वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, दो दो शिफ्ट में उनको काम करना पड़ता है। दे आर कंपेल्ड टू डू, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, सुशीला के पास ऑप्शन नहीं है, सो करना ही है। अगर लाइवलीहुड लीड करना है तो वो काम उसको करना ही है। एंड और क्या, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वेज को लो करते हैं। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द एमएनसीज, क्योंकि रॉ मटेरियल्स में बहुत ज्यादा प्राइस कट तो नहीं पॉसिबल है, तो प्राइस कट कहाँ पे करते हैं जो एमएनसीज, ये वर्कर्स का जो सैलरी है, वेजेस है, उसमें प्राइस कट करते हैं ताकि दे कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट वर्कर्स के ऊपर पड़ा था। उसमें भी जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, स्किल्ड वर्कर्स टू सम एक्सटेंट फिर भी ठीक है, लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर, नो जॉब सिक्योरिटी with growing market competition among industries, employers prefer to hire worker as per need। ये जो prefers hire workers, this is possible due to flexibility in labor laws, otherwise it was not possible earlier। Thus they can fire द वर्कर एट एनी टाइम, कभी भी निकल सकते हैं वर्कर्स को। thus there is no job security for the workers। second, very long working hours, workers has to work for long hours to meet the demands, they will have no choice देन लिसनिंग टू देयर एम्प्लॉयर्स, कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप नहीं सुनेंगे, जो नहीं सुनता है या सुनती हैं तो नेक्स्ट डे वो फायर हो जाता है, उसको कंपनी में से निकल दिया जाता है, तो उनके पास काम नहीं है, तो आउट ऑफ कंपल्शन they had to listen to their employers। तो low wages, job opportunities are limited, number of workers are far more than opportunities, जितना काम है उससे बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस कंपटीशन में thus the producers easily get cheap labor and workers are ready to work at less wages, क्योंकि उनको लगता था कुछ नहीं कमाने से कुछ कमाना बेटर है। That is why due to these reasons the producers, the employers, they exploit the workers। Next, the impact of globalization in India on small farms producers। small producers के लिए globalization का मतलब क्या था, तो let me give you an example। इसमें भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ग्लोबलाइजेशन से पहले रवि एक स्मॉल इंडस्ट्री चलाती, रवि के पास एक स्मॉल इंडस्ट्री था। तो रवि क्या बनाता था, जो कैपेसिटर होता है, हैव यू हर्ड अबाउट कैपेसिटर? नहीं, कैपेसिटर एक्चुअली एक स्मॉल पार्ट्स है जो टीवी में, ट्यूबलाइट में, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में वो यूज होता है। दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, टीवी में, ट्यूबलाइट में, फैन में कैपेसिटर यूज होता है। तो रवि क्या करता था, वो कैपेसिटर बनाता था, तो वो उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, तो उसने क्या किया, बैंक में से ह्यूज लोन लेके बिजनेस को एक्सपैंड किया। जब उसने बिजनेस को एक्सपैंड किया था तो उसमें इतना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड हुआ कि उसके अंडर में 20 वर्कर्स काम करते थे, क्योंकि बहुत सारा सप्लाई करना पड़ता था, टेलीविजन इंडस्ट्री, देन ट्यूबलाइट इंडस्ट्रीज को, देन फैन इंडस्ट्रीज को कैपेसिटर वो
सप्लाई करता था, तो इसलिए 20 वर्कर्स उसके अंडर में काम करता था एंड ही वाज डूइंग इन ए वेरी गुड इन हिज जॉब। बट प्रॉब्लम कब हुई, जब अकॉर्डिंग टू WTO के अकॉर्डिंग जब लिबरलाइजेशन हुआ एंड द गवर्नमेंट गेव द परमिशन ऑफ importing capacitors from outside the country। अब क्या होता है, दो प्रॉब्लम है इसमें तो अभी जो टीवी टेलीविजन कंपनीज है, ट्यूबलाइट्स कंपनीज है, मोस्टली पार्ट्स चाइना में बन के असेंबल होता है इंडिया में। जब असेंबल होना है तो कैपेसिटर अलग से तो चाहिए नहीं, कैपेसिटर चाइना से आ जाता है। व्हाट माई पॉइंट, तो मैंने ये बोला था कि जहाँ पे चाइना में लेबर कॉस्ट कम है तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती है पार्ट्स की, तो मैन्युफैक्चर होके मोस्टली असेंबल इंडिया में होता है। अगर असेंबल होता है तो कैपेसिटर की जरूरत नहीं है। तो रवि का जो सप्लाई है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ऊपर से जो भी इंडियन कंपनीज हैं जो इंडिया में ही टेलीविजन बनाते हैं, उनके लिए अभी मोर ऑप्शन है। दे कैन इम्पोर्ट कैपेसिटर एंड दे कैन ऑल्सो परचेज कैपेसिटर फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। दोनों में फर्क क्या है, अगर वो इम्पोर्ट करते हैं कैपेसिटर का जो प्राइस है, और अगर लोकल मार्केट में से डोमेस्टिक मार्केट से अगर खरीदते हैं तो इम्पोर्ट वाला उनको हाफ प्राइस में मिल जाता है। जब किसी को कोई चीज हाफ प्राइस में मिल जाता है तो डबल प्राइस दे के वो क्यों खरीदे, तो खरीदना बंद कर दिया। तो इससे भी रवि को बहुत ज्यादा झटका लगा, तो इसलिए रवि को भी सस्टेन करना मुश्किल हो गया। अभी उसका जितना कैपेसिटर पहले वो प्रोड्यूस करता था उसका हाफ हो गया है, वर्कर्स का नंबर भी कम हो गया है। ओनली 7 वर्कर्स आर वर्किंग अंडर रवि। सिर्फ रवि नहीं है, रवि जैसे बहुत सारे ऐसे रवि के फ्रेंड्स हैं जो मोस्टली बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक टॉयज, देन टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करते थे। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में फ़र्क आया क्योंकि सप्लाई अभी मुश्किल हो गया है। दे हैड टू कम्पीट विद द फॉरेन गुड्स, दे हैड टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट गुड्स। और इम्पोर्ट बाहर से जो लाते हैं वो कौन बनाते हैं, लार्ज कंपनीज है। तो लार्ज कंपनीज, बिग कंपनीज के साथ रवि compete नहीं कर सकता है क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है। टेक्नोलॉजी जितना डेवलप होगा प्रोडक्शन कॉस्ट उतना कम हो जाता है। रवि ओल्ड मेथड यूज करता है तो इसलिए रवि का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। तो रवि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फिर इधर पूरा वो इंडस्ट्रीज बंद हो गया, अदरवाइज बहुत मुश्किल से वो इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम विद द स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि एक तो ये हो गया स्मॉल प्रोड्यूसर्स, एक तो सिर्फ कैपेसिटर, ये छोड़ के भी बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो अभी बाहर MNCs आने के बाद वो लार्ज जायंट के साथ वो compete नहीं कर पा रहे हैं। जब वो compete नहीं कर पा रहे हैं तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो लॉस बियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कैपिटल बहुत कम होता है, उनके पास पैसा कम होते हैं। बैंक में से वो लोन लेके काम चलाते हैं, उसमें अगर लॉस होता है दे विल नॉट बी एबल टू रीपे बैक द लोन ऑफ द बैंक। अगर रीपे नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली डेट ट्रैप में वो फंस जाएगा और इंडस्ट्री को शट डाउन करना पड़ता है। लेकिन बिग फार्म्स के लिए, लार्ज इंडस्ट्रीज के, MNCs के लिए अगर कभी भी छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए, लॉस भी हो जाता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बिकॉज द कैपिटल इज ह्यूज। ह्यूज मीन्स ह्यूज, दैट इट डजंट मैटर, a small losses doesn't matter to the MNCs. So that is what the problem with the small producers. Let us see what is written here. Small producers face close competition with such well established farms, जो कि possible नहीं है। They can bear small losses. They means the established farms. Established farms can bear small losses, but the small producers cannot bear such loss
and ultimately end up selling their companies to MNCs को बेच देते हैं, बेच के फिर किसी के अंडर में काम करते हैं। एग्जाम्पल जो बैटरीज कंपनी है, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, आपको पता ही है प्लास्टिक टॉयज हम इंडिया, मेड इन इंडिया प्लास्टिक टॉय कौन खरीदते हैं? कोई नहीं खरीदते हैं। चाइना में प्लास्टिक टॉयज हम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत कम है, न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत अट्रैक्टिव है, कम प्राइस में हमें मिल जाता है, चाहे वो चले या ना चले। तो हम जो प्लास्टिक टॉयज कंपनीज है उनका बहुत ज्यादा झटका लगा है, दे हिट हार्ड, बहुत ज्यादा झटका लगा था। Some examples are where small manufacturers hit hard due to this competition, and there are enough opportunities for skilled workers के लिए फिर भी opportunities हैं, बाकी unskilled workers they remain poor। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है स्मॉल प्रोड्यूसर्स अगर देखोगे तो इनका ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है, वर्कर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कंज्यूमर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो बिग प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों? बिकॉज दे हैव बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड गुड, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द गुड। तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गए, उनमें से बहुत सारे एमएनसीज भी बन गए हैं, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, एंड दिस इज द गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इवन, अनइवन है। किसी के सम सेक्टर्स ऑफ द कंट्री दे हैव बीन बेनिफिटेड from the globalization and some section of the society they are worstly affected, बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, बैडली अफेक्टेड। जो बैडली अफेक्टेड है उसमें मेजरली स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं एंड वर्कर्स है। जो बेनिफिटेड सेक्टर है दैट इज द कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट हुआ है एंड लार्ज इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हुआ है। I think this is clear to you. So the last topic we will discuss in our next video. Okay, thank you and have a good day.